हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। पिछले वीडियो में हमने बिजोलिया किसान आंदोलन, बेगू किसान आंदोलन, ये हमने अलवर भरतपुर किसान आंदोलन, 3 आंदोलन पढ़ लिए। अब 4th पढ़ने वाले हैं बूंदी किसान आंदोलन। ये बिजोलिया के निकट ही जुड़ा हुआ क्षेत्र है और इसमें भी अनेक प्रकार की लाग बागें, ऊंची दरें थी लाग बागों की। तो बिजोलिया से सटे हुए क्षेत्र बरड़ क्षेत्र के किसानों ने बूंदी प्रशासन के विरुद्ध आंदोलन प्रारंभ किया था। कब किया था? 1922 में। तो ये बरड़ क्षेत्र बूंदी के विरुद्ध किया था। बरड़ क्षेत्र के किसानों ने, और सब जैसे बेगू है, ये सारे किससे प्रभावित थे? बिजोलिया, क्योंकि बिजोलिया को सफलता मिली थी तो इन लोगों को भी लगा कि अपनी भी मांगे मान ली जाएंगी और अपने को भी सफलता मिलेगी, इसलिए इन्होंने आंदोलन किया। तो बरड़ क्षेत्र बिजोलिया से सीमा से जुड़ा हुआ क्षेत्र था। बूंदी के विरुद्ध बूंदी प्रशासन के विरुद्ध इन्होंने आंदोलन छेड़ दिया था 1922 में। फिर इनकी एक सभा होती है लंबाखो नामक स्थान पर 29 मई 1922 को। कब होती है? 29 मई 1922 को लंबाखो नामक स्थान पर सभा आयोजित होती है, जिसमें 1000 किसान सम्मिलित होते हैं। फिर दूसरे दिन 30 मई 29 मई को पहले दिन की सभा में 1000 लोग शामिल होते हैं। फिर 30 मई 19 निमाना में होती है, जिसमें 4 से 5 हज़ार के बीच किसान स्त्रियों सहित पहुंचते हैं। निमाना में होते हैं दूसरे 30 मई को। फिर इस सभा के दौरान राजस्थान सेवा संघ के कार्यकर्ता बिजोलिया निवासी भंवरलाल सुनार और प्रज्ञा पक्षु, इनको राज्य पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, किंतु भीड़ ने उन्हें वापस छुड़ाने में सफलता रही। भीड़ इनको छुड़ा लेती है, भंवरलाल सुनार को, प्रज्ञा चक्षु को। इस आंदोलन का नेतृत्व राजस्थान सेवा संघ के कार्यकर्ता नैनूराम के हाथों में था। तो बूंदी किसान आंदोलन हुआ या बरड़ क्षेत्र के किसानों आंदोलन, इनका नेतृत्व किसके हाथ में था? नैनूराम के हाथ में था। बूंदी राज्य ने इन किसानों पर अत्याचार आरंभ कर दिए थे। राजस्थान सेवा संघ के माध्यम से बूंदी राज्य में चल रहे दमन चक्र की सर्वत्र निंदा की गई थी। राजस्थान सेवा संघ के माध्यम से बूंदी राज्य में चल रहे दमन चक्र को सर्वत्र निंदा की गई थी। फिर 2 अप्रैल 1923 को डाबी के किसानों की एक सभा हुई। फिर कब होती है? ये 2 अप्रैल, लगभग साल भर के बाद 2 अप्रैल 1923 को डाबी गांव में किसानों की एक सभा होती है। सभा में एकत्रित किसानों की भीड़ पर पुलिस ने निष्ठुरता से लाठी प्रहार किया, गोलियां चलाई, जिसके परिणाम स्वरूप नानक भील और देवीलाल गुर्जर शहीद हुए। इस समय पुलिस के हाकिम इकराम हुसैन था। इस समय पुलिस हाकिम कौन था? इकराम हुसैन था। और इनके ये डाबी गांव में जो सभा हुई थी उसमें नानक जी भील और देवीलाल गुर्जर शहीद हुए। तो कौन शहीद हुए थे? नानक जी भील और देवीलाल गुर्जर। और इस समय पुलिस अधिकारी या हाकिम इकराम हुसैन था। डाबी गांव में जो हत्याकांड हुआ एक तरह से 2 अप्रैल 1923 को। बूंदी राज्य की सर्वत्र निंदा की गई। बूंदी सरकार ने किसानों की कुछ शिकायतों का निवारण किया और लाग बाग और बेगार में कुछ रियायतें दी गई। किसान आंदोलनकारी राज्य की ओर से दी गई रियायतों से पूर्णतः संतुष्ट नहीं थे, परंतु वे अपने आंदोलन को आगे चलाने की स्थिति में भी तो नहीं थे, क्योंकि उन्हें अब राजस्थान सेवा संघ के मार्गदर्शन मिलना बंद हो गया था। 1923 के अंत तक आंदोलन प्राय समाप्त सा हो गया और 36 में एक बार फिर बरड़ क्षेत्र के आंदोलन का दौर शुरू हुआ। बरड़ क्षेत्र में फिर 36 में एक बार समाप्त हो गया था। 23 में हत्याकांड ये होने के बाद दाबी जो हत्याकांड हुआ था ये फिर इसके बाद ये समाप्त सा हो गया था। फिर 1936 में फिर से प्रारंभ होता है, फिर से इसको गति मिलती है। फिर 5 अक्टूबर 1936 को हिंडोली में स्थित हुंडेश्वर महादेव के मंदिर में 90 गांवों के गुज्जर मीणा किसानों ने 500 प्रतिनिधियों का एक विराट सम्मेलन हुआ। तो ये 5 अक्टूबर 1936 को हिंडोली गांव में स्थित हुंडेश्वर महादेव के मंदिर 90 गांवों के गुज्जर ग्रामीणों ने 500 प्रतिनिधियों के सम्मेलन हुआ, जिसमें मांग पत्र तैयार किया गया और उसे सरकार को प्रेषित किया गया। ठीक है, ये पूरा का पूरा फैक्ट याद रखने योग्य है। 5 अक्टूबर 1936 को कहाँ हुई थी? हिंडोली गांव में। हुंडेश्वर महादेव का मंदिर है, जिसमें 90 गांव के गुज्जर मीणा थे, तो उन्होंने 500 प्रतिनिधियों का विराट सम्मेलन हुआ था और मांग पत्र तैयार किया था और सरकार को भेजा था। फिर सरकार ने उनकी मांगों पर ध्यान नहीं दिया, किसानों ने राज्य के विरुद्ध आंदोलन छेड़ दिया।
फिर क्या हुआ, 3 सितंबर 1939 को 40 गांवों के लगभग 150 गुर्जर ने लाखेरी में तोरण की बावड़ी पर एक सभा, देखिए फिर से देखिए इसको, सरकार ने उनकी मांगों पर ये जो मांग पत्र तैयार किया वो सरकार को भेजा गया, सरकार ने कोई ध्यान नहीं दिया था। फिर किसानों ने फिर से इस आंदोलन को शुरू किया, कब, 3 सितंबर 1940, 40 गाँव के लगभग 150 गुर्जर लाखेरी में तोरण की बावड़ी पर एक सभा फिर आयोजित होती है। तोरण कहाँ होती है, 1939 में सितंबर में तोरण की बावड़ी, फिर जिसमें भंवरलाल जमादार, गोवर्धन चौकीदार और रामनिवास तंबोली ने नेतृत्वकारी भूमिका निभाई थी। जो तोरण की बावड़ी पर जो 150 गांव के गुजर लाखेरी पर जो सभा होती है उसके नेतृत्व किसने दिया था, भंवरलाल जमादार, गोवर्धन चौकीदार, रामनिवास तंबोली ने इस नेतृत्व में भूमिका निभाई थी। अंततः सरकार ने चराई करों में कुछ छूट दी और युद्ध ऋण की वसूली में शक्ति का प्रयोग बंद कर दिया और आंदोलन के समय जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया उन्हें छोड़ दिया गया। इस प्रकार यह आंदोलन 1945 में समाप्त हो गया। अब नेक्स्ट देखते हैं जयपुर किसान आंदोलन। राजस्थान के अन्य राज्यों के किसानों की भांति जयपुर राज्य के किसानों की स्थिति बड़ी दयनीय थी। जयपुर रियासत में किसान आंदोलन का मूल केंद्र राज्य के पश्चिमी भाग में स्थित शेखावटी, तोरावटी, सांगर, सीकर और खेतड़ी के ठिकाने थे। जयपुर राज्य में जो किसान आंदोलन थे उनमें कौन कौन से ठिकाने शामिल थे, शेखावटी, तोरावटी, सांभर, सीकर और खेतड़ी के। किसान आंदोलन का श्रीगणेश सीकर में होता है। जो किसान आंदोलन शुरू हुआ जयपुर राज्य में, तो वह कहाँ से हुआ था, सीकर से। फिर यह जयपुर राज्य के अंतर्गत अर्ध स्वतंत्र ठिकाना था और जिसके राव राजा को प्रशासन के समस्त अधिकार प्राप्त थे। सीकर ठिकाने की प्रशासनिक व्यवस्था अनूठी थी। यहाँ की भूमि 2 भागों में बटी हुई थी, खालसा और जागीरी। सीकर ठिकाने की भूमि जो प्रशासनिक व्यवस्था थी भूमि की, वह भूमि 2 भागों में बटी थी, एक खालसा और जागीरी। 290 गांवों की भूमि खालसा के अंतर्गत आती थी, जहां राव राजा किसानों से सीधा लगान वसूल करते थे, जबकि बाकी 148 गांवों की भूमि पर छोटे जागीरदार भूमियां उदकी, इमामदार, बाड़दार आदि कहलाते थे। देखो अब ये भी बात ध्यान रखने योग्य है, जो बाकी भूमि थी पहले, ये 200 गांवों की तो भूमि खालसा कहलाती थी, और जागीरी भूमि थी ना, इन पर जो जागीरदारी करते थे भूमियां उदकी, इमामदार, बाड़दार, ये क्या कहलाते, ये छोटे जागीरदार क्या क्या कहलाते थे, भूमियां उदकी, इमामदार, बाड़दार। तो ये क्या है, ये एक जागीरदारी प्रथा का रूप है, एक तरह से का कब्जा था, और ये किसान से सीधा व खालसा भूमि से ज़्यादा लगान वसूल करते थे। 1922 में सीकर के नए राव राजा कल्याण सिंह ने भूमि में 25% से 50% की कर वृद्धि कर दी। 1922 में सीकर के नए राव राजा कौन थे, कल्याण सिंह। इन्होंने भूमि कर जो था वो 25% से बढ़ाकर 50% कर दिया, और इस वृद्धि का कारण था गद्दी निशिनी पर हुआ, ये यानी जो उत्तराधिकारी गद्दी पर बैठता तो इस पर खर्च हुआ बताया। फिर इसमें किसान नाराज हो गए और उन्होंने आंदोलन आरंभ कर दिया। सीकर के किसान 1923 में जयपुर पहुंचे। जयपुर में अधिकारियों को कल्याण सिंह ने की शिकायत परिणाम स्वरूप महकमा खास जयपुर के अध्यक्ष गुलाम सिंह के हस्तक्षेप से किसानों व कल्याण सिंह के बीच समझौता जो इस प्रकार था। जो महकमा खास था जयपुर के अध्यक्ष गुलाम सिंह के हस्तक्षेप से, और किसानों के नेता कौन थे, किसानों व कल्याण सिंह, जो कल्याण सिंह ने गद्दी नशीनी पे ये खर्च हुआ का कारण बताया था, वृद्धि का कारण। तो अब ये समझौता क्या होता है, इसकी बातें क्या थी देखते हैं। भविष्य में मालगुजारी की रकम निश्चित कर दी जाएगी, चाहे फसल कैसी भी क्यों ना हो। क्या कहा गया, भविष्य में मालगुजारी की रकम निश्चित कर दी जाएगी, चाहे फसल कैसी भी क्यों ना हो। भूमि का बंदोबस्त स्वतंत्र अफसरों के द्वारा ब्रिटिश भारत के नियम अनुसार शीघ्र ही कराया जाएगा। ठिकाना चोरी का माल मिलने पर चौथ 1/4 नहीं लेगा, और चोरी वगैरह से प्रजा की रक्षा और अपराधियों को समुचित सजा का प्रबंध करे। स्वर्गीय राव राजा के समय जो लागे थी ठिकाना उन्हें ही वसूल करेगा और नई लाग नहीं लगाएगा। ये शर्तें रखेगी कल्याण सिंह के बीच और किसानों के बीच। जब ये जयपुर पहुंचते हैं तो गुलाम सिंह के हस्तक्षेप से समझौता होता है, और भू राजस्व के पुराना बकाया ही बड़े ध्यानपूर्वक जांच पड़ताल की जाएगी। जो पुराने बकाया राजस्व हैं उनकी ध्यानपूर्वक जांच की जाएगी और पर्याप्त दस्तावेज प्रमाण होने पर ही उन्हें वसूला जाएगा।
यह समझौता न चला और 1924 में फसल अच्छी होने पर भी भू राजस्व बढ़ा दिया गया। यह समझौता न चला क्यों? क्योंकि 1924 अच्छी फसल होने पर भी भू राजस्व बढ़ा दिया गया और किसान वापस शिकायत लेकर जयपुर पहुंच गए और नहीं कोई हल निकला। फिर 1925 में इस आंदोलन में नया मोड़ आता है। 1925 में जब रामनारायण चौधरी व हरि ब्रह्मचारी इसका नेतृत्व संभालते हैं। तो फिर जयपुर राज्य का जो किसान आंदोलन चल रहा था, इसका नेतृत्व 1925 में किसने संभाला? रामनारायण चौधरी व ब्रह्मचारी इसका नेतृत्व संभालते। पर जल्द ही जयपुर राज्य ने इन दोनों को जयपुर राज्य से छोड़कर चले जाने को बाध्य कर देते हैं। कि फिर किसानों ने जयपुर सरकार से प्रार्थना की कि उन्हें साथ न्याय किया जाए और आंदोलन के स्वरूप को देखते मिस्टर रेनॉल्ड्स, प्रेसिडेंट महकमा खास जयपुर ने सीकर अधिकारियों को फिर लिखा कि किसानों के साथ न्याय किया जाए, लेकिन इस स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। अंततः इसके विरुद्ध राजस्थान सेवा संघ के मंत्री रामनारायण चौधरी ने केवल तरुण राजस्थान समाचार पत्र के माध्यम से किसानों की आवाज उठाई, अपितु लंदन से प्रकाशित होने वाले डेली हेराल्ड के बारे में भी लिखा। तो जो ये भी पूछा जाता है किसकी खबर? विदेश से प्रकाशित होने वाले, लंदन से प्रकाशित होने डेली हेराल्ड में की गई थी। तो सीकर किसान आंदोलन ही था, जयपुर राज्य का ठिकाना था, अर्ध स्वतंत्र ठिकाना था ये। तो इसकी चर्चा किसमें हुई थी? डेली हेराल्ड में। और राजस्थान में तो ये राजस्थान का था, लेकिन विदेशी जो लंदन से प्रकाशित होता डेली हेराल्ड में चर्चा थी किसकी? सीकर किसान आंदोलन की। इसका परिणाम यह हुआ कि पेंथिंग लॉरेंस ने 1925 में ब्रिटिश संसद में निम्न सदन हाउस ऑफ कॉमन्स में 4 अलग अलग बार में कुल 9% सीकर किसान आंदोलन के बारे में पूछे थे। तो कितने क्वेश्चन पूछे गए थे? 4 बार पूछे गए थे। कितने? 9 क्वेश्चन इस सीकर किसान आंदोलन के बारे में। ऐसी स्थिति में अप्रैल 1900 सीकर के सीनियर अफसर ने इस समस्या के समाधान में एक कमीशन की नियुक्ति की। तो एक कमीशन की नियुक्ति कब होती है? अप्रैल 1925 में। फिर इसके बाद जयपुर राज्य की सलाह पर राव राजा कल्याण सिंह ने भूमि बंदोबस्त तैयार हेतु जरीब की लंबाई, किसान जरीब की लंबाई 165 फुट चाहते थे को लेकर 1928 में फिर विवाद हो गया। जो फिर बाद में किस पे विवाद? किसान तो इसकी जरीब की लंबाई 165 फुट चाहते थे। फिर किसान अपनी समस्याएं लेकर एक बार फिर जयपुर गए। इस पर 2 जनवरी 1931 को मिस्टर गैलेंसी, प्रेसिडेंसी स्टेट काउंसिल जयपुर, राव राजा सीकर को लिखा कि पिछले 2-3 महीनों से सीकर के किसान जयपुर आए हुए हैं और भू राजस्व की ऊंची दरों और जरीब की लंबाई बाबत शिकायत करते हैं। तो सबसे पहले किन के बारे में शिकायत करी गई? भू राजस्व की ऊंची दर और दूसरी जरीब की लंबाई को लेकर इनका मसला था। अतः स्वयं रुचि लेकर वह किसानों की शिकायत को दूर करे और किसान ठिकाने में ठीक से सर्वे करवाकर सेटलमेंट या भू राजस्व तय करने का काम शीघ्र पूरा करे। इस पर सीकर ठिकाने ने भूमि बंदोबस्त का कार्य शुरू कर दिया और राव राजा ने 1931 में अपने जन्मदिन लगान में छूट की घोषणा की तथा किसानों की अन्य शिकायतों को भी शीघ्र ही दूर करने का आश्वासन दिया। लेकिन वास्तव में इनकी शिकायतें दूर नहीं हुई, इन्हें कोई विशेष राहत नहीं मिली थी। इस आंदोलन में नया मोड़ तब आता है जब अखिल भारतीय जाट महासभा के कुंवर रतन सिंह व ठाकुर देसराज इसमें भाग लेते हैं। अब ये सीकर किसान आंदोलन था, इसमें नया मोड़ कब आता है? अखिल भारतीय जाट महासभा कुंवर रतन सिंह और ठाकुर देसराज इसमें भाग लेते हैं। ये हमें सब नाम याद रखने पड़ेंगे कि जो पहले तो इनमें कौन जुड़ता है? रामनारायण चौधरी व ब्रह्मचारी इसका नेतृत्व। फिर इसमें नया मोड़ कब आता है? एक कुंवर रतन सिंह और ठाकुर देसराज इसमें भाग लेते हैं। ठाकुर देसराज का पूर्व नाम घासीराम था। इसका जन्म सावन शुक्ला 11 हो गई है एकादशी संवत 1952 1895 ईस्वी में जगीना भरतपुर में एक साधारण जाट परिवार में होता। वह आर्य समाज के अनुयायी थे और 1920-21 में राजनीति में भाग लेने लगे थे। इन्हें शेखावटी में 1931 से 35 तक किसान आंदोलन को पथ प्रदर्शित करने में नेतृत्व दिया गया। जयपुर राज्य से निर्वासित होने के बाद इन्होंने भरतपुर राज्य के प्रजामंडल
जमींदार किसान सभा, वज्र जया प्रतिनिधि सभा तथा भरतपुर राज्य मंत्रिमंडल में रहकर कार्य किया। ये इनका जीवन परिचय है। इन्होंने अनेक ग्रंथ लिखे जिनमें जाट इतिहास इनका सबसे, तो जाट इतिहास का इनका ग्रंथ है ठाकुर देशराज का। इसका पूर्व नाम क्या था? घासीराम। देखिए आरपीएससी कहीं से भी पूछती है, ये सिर्फ इस बुक में जो कंटेंट है वह 9, 10 सब की बुक को मिलाकर है। आप चेक कर सकते हैं, इसमें ऐसे ऐसे फैक्ट हैं जो 9, 10 की सीधे इस बुक में डाले गए हैं। जाट इतिहास किसका ग्रंथ है? तो ठाकुर देशराज का। इनका नाम था घासीराम, पूर्व नाम था। फिर कमीशन की सिफारिश पर इजारा प्रणाली समाप्त करके तय किया गया कि किसानों से राजस्व अधिकारी वसूलेंगे और सिफारिशों से आंदोलन समाप्त हुआ। फिर इस दौरान अक्टूबर 1900 जाट सभा का बगड़ झुंझुनू में एक अधिवेशन आयोजित होता है। फिर एक जाट सभा होती है, कहाँ? बगड़ झुंझुनू में 1925 में अक्टूबर में। फिर इसमें राज्य और जागीरदारों द्वारा जाटों पर किए जा रहे सामाजिक आर्थिक शोषण के विरुद्ध अभियान चलाने संबंधी कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार करने का निर्णय लिया गया। इसी कालखंड में 1922 में मास्टर प्यारेलाल गुप्ता चिड़ावे के गांधी के नाम से किसे जाना जाता है? मास्टर प्यारेलाल गुप्ता को। फिर 1922 में चिड़ावे में अमर सेवा समिति की स्थापना की। तो अमर सेवा समिति की स्थापना किसने की? मास्टर प्यारेलाल गुप्ता ने 1922 में। इन कार्यों से चिढ़कर खेतड़ी नरेश अमर सिंह ने प्यारेलाल व इनके साथियों का अत्याचार किए, गिरफ्तार कर लिया। अंततः चांदकरण शारदा के प्रयासों से 23 दिन बाद इन्हें मुक्त कर दिया गया। फिर 1932 में बसंत पंचमी के पर्व पर अवसर पर झुंझुनू में जाट महासभा के तत्वावधान भव्य समारोह होता है, जिसमें 60,000 जाट किसानों ने भाग लिया था। तो अब ये फैक्ट है कि 60,000 किसानों ने कहाँ भाग लिया था? एक तो बसंत पंचमी के अवसर पर झुंझुनू में जाट सभा का आयोजन होता है 1932 में। जाट को संगठित करने के उद्देश्य देशराज ने सितंबर 1933 में पलथाना में एक सभा का आयोजन किया था, जिसमें सीकर में एक महायज्ञ करने का निर्णय लिया था। तो जाट महासभा का आयोजन कहाँ हुआ था? 1933 में। तो पलथाना सीकर में एक जगह का नाम है। राजा कल्याण सिंह ने महायज्ञ के अध्यक्ष सवारी के लिए हाथी देने से इनकार कर दिया, जिसमें जाटों और रावराज के बीच तनाव की स्थिति पैदा हो गई। तनाव उत्पन्न हो गया। फिर महायज्ञ के समय यह यज्ञ पंडित खेमराज शर्मा की देखरेख में बसंत पंचमी के दिन 20 जनवरी 1934 को प्रारंभ हुआ। तो यह यज्ञ कब हुआ? 20 जनवरी 1934 को प्रारंभ हुआ और ये 7 दिन तक चला था। किसकी देखरेख में? पंडित खेमराज शर्मा की देखरेख में हुआ था। और इसमें किसानों के द्वारा दिए गए भाषणों में ठिकाने की नीति की कटी आलोचना की। इससे खिन्न होकर ठिकाने के राव राजा ने जाट सभा के सचिव चंद्रभान को गिरफ्तार किया। उन्हें 6 सप्ताह की जेल व 51 रुपये का जुर्माना कर दिया इसके ऊपर। फिर सीकर किसान आंदोलन के समय सिरोही के ठाकुर मान सिंह सोतिया का बास नामक पर किसान महिलाओं के साथ किए गए दुर्व्यवहार के विरोध में 25 अप्रैल 1934 को जाट महिलाओं ने कटराथल सीकर में एक सम्मेलन आयोजित। तो ये 25 अप्रैल 1934 के जाट महिलाओं ने कहाँ सम्मेलन किया था? कटराथल सीकर में, और जिसमें 10,000 स्त्रियों ने भाग लिया था। और सम्मेलन की अध्यक्षता किशोरी देवी ने। जो कटराथल सीकर में जो सम्मेलन आयोजित था महिलाओं का, तो इसमें 10,000 में, और इसकी अध्यक्षता किसने की थी? किशोरी देवी ने। ये फैक्ट है, याद रखने योग्य है। और ये किस कारण से होता? इसका कारण क्या था? मानसिंह के द्वारा सोतिया के बास नामक स्थान पर महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार किया गया था, इसलिए यह सम्मेलन कटराथल में हुआ था। 10,000 महिलाओं ने भाग लिया था। इसमें किशोरी देवी ने इसकी अध्यक्षता की थी। और ये कब हुआ था? 25 अप्रैल 1934 को। 25 अप्रैल 1935 में सीकर ठिकाने के राजस्व अधिकारी पुलिस, इस समय कौन था? 25 अप्रैल 1935 को सीकर का सीनियर ऑफिसर मिस्टर बेब था तथा कुंदन गांव पुलिस अधिकारी हुसैन था की सहायता से कुंदन गांव में भूमि लगान वसूल करने पहुंचा। कुंदन के जाट किसानों ने इसके खिलाफ बगावत कर दी। पुलिस ने गोली चला दी, जिससे 4 जाट किसान मारे गए और 14 किसान घायल हुए। शहीद होने वाले किसान कौन कौन थे? तुलछाराम भूकर, टीकूराम भूकर, चेतराम, आसाराम। इस हत्याकांड की गूंज ब्रिटिश संसद में सुनाई दी। किस हत्याकांड की गूंज? तो कुंदन हत्याकांड की।
तो कूदन इसमें 4 किसान शहीद हो गए थे। तो इनके नाम याद रखने योग्य हैं, ध्यान रखने वाले हैं। तुलसाराम भूखर, टीकूराम भूखर, 2 तो भूखर हो गए, चेतराम और आसाराम। और फिर इसकी गूंज कहाँ तक सुनाई देती है? ब्रिटिश संसद में। तो किसकी हत्याकांड की? कूदन हत्याकांड की। फिर इस परिवार में इसे मजबूर होकर जयपुर के महाराजा को इस ओर ध्यान देना पड़ा। इस अवसर पर धापी दादी नामक एक वृद्ध महिला किसानों को पुलिस के खिलाफ खड़े होने का आह्वान किया, चर्चा का विषय रहा। तो फिर इसमें किसने महिलाओं ने एक तरह से आवाज़ उठाने की हिम्मत करी थी? तो धापी दादी ने। 26 मई 1935 के इस घटना के विरोध में सीकर दिवस मनाया। तो सीकर दिवस कब मनाया गया? 26 मई 1935 को। कब मनाया गया? 26 मई 1935 को। किस घटना के विरोध में? जो कूदन हत्याकांड हुआ था ना, उसके विरोध में मनाया गया था सीकर दिवस। ये सीकर दिवस किससे संबंधित है? ये कूदन हत्याकांड से संबंधित है। अब देखें तो हम जयपुर किसान आंदोलन पढ़ रहे थे, जयपुर में ही सारे आते हैं ये सब। मार्च 1935 में खूडी गांव के किसान पक्ष के एक दूल्हे ने अपने विवाह के अवसर पर घोड़ी पर बैठकर तोरण मारने का प्रयास किया, किंतु जिसका स्थानीय जागीरदार परंपरा के विरुद्ध होने के नाते का विरोध किया। 8 दिन तक किसान अपनी जिद पर बारात के साथ वहीं डटे। इस दौरान दोनों पक्षों के हजारों समर्थक खूडी गांव में आ डटे और हालात काफी तनावपूर्ण हो गए थे। अंत में स्थानीय जागीरदार ने ठिकाना प्रशासन की सहायता से किसानों को लाठीचार्ज द्वारा खदेड़ने में सफलता प्राप्त हुई। संपूर्ण घटनाक्रम में 2 किसान प्रतिनिधि रत्नाराम बाजिया और शंभू सिंह भूकर शहीद हो गए। खूडी, कुंदन, पलथाना, गोठन, भुकरान, अजीतपुरा, कटराथल आदि गांवों को केंद्र में सीकर किसान आंदोलन का नेतृत्व सरदार, ये सारे गांवों को केंद्र बनाते हुए किन्होंने नेतृत्व किया? सरदार हरलाल सिंह, नेत्रान सिंह गोरिल, पृथ्वी सिंह गोठड़ा, पन्ने सिंह बाटड़ानाऊ और हरू सिंह पलथाना, गोरू सिंह कटराथल, ईश्वर सिंह, भैरू सिंह लच्छा, लेखराम कसवाली आदि नेताओं ने इसका दायरा किया गया। इस बीच शेखावटी के अन्य ठिकानों में जाट आंदोलन फैल गया। खेतरी, ढूंढलोद, नवलगढ़, मंडावा, विष्णु, सूरजगढ़, हमीरवास, इस्माइलपुर, जखारा, मलसीसर, अलसीसर, पाटन आदि ठिकानों में जाटों ने भूमि कर देने से मना कर दिए। यह कब की बात है? 1934 की। और पंचपाणी किसको कहा जाता था? नवलगढ़, मंडावा, ढूंढलोद, बिसाऊ और मलसीसर को पंचपाणी कहा जाता था। 16 मई 1934 को हमीरवास के ठाकुर कल्याण सिंह ने के आदमियों ने हनुमानपुरा गांव के जाट किसानों को घरों को आग लगा दी थी। तो यह घटना कहाँ की बात है? हनुमानपुरा गांव के जाट किसानों को किसने? हमीरवास के ठाकुर कल्याण सिंह के आदमियों ने 16 मई 1934 को। फिर इसी प्रकार 1934 में ढूंढलोड के ठाकुर ने जयपुर सिंहपुरा गाँव के किसानों के अतिरिक्त आतंकित किया। फिर ढूंढलोड के लोगों को आतंकित किया जाता है जयसिंहपुरा के गांव। फिर इसी प्रकार भाई ईश्वर सिंह, फिर उसके भाई ईश्वर सिंह ने सशस्त्र व्यक्तियों के साथ किसानों पर लाठियों में तलवारों से वार कर किसानों को घायल कर दिया। परिणामतः 1936 में ठिकाने में भूमि सर्वेक्षण, भूमि बंदोबस्त की प्रक्रिया शुरू हुई। मैं थोड़ा सा फैक्ट बता देती हूँ। फिर 1939 में ये बाहर आवाज़ आ रही है। 1939 में फूला देवी राम प्यारी के नेतृत्व झुंझुनू महिलाओं ने सत्याग्रह जुलूस निकाला था। तो किस में फूला देवी राम प्यारी के नेतृत्व झुंझुनू महिलाओं ने सत्याग्रह जुलूस निकाला? कब? 1939 में। याद रखने योग्य फैक्ट है। और फिर 12 फरवरी 1939 को प्रजामंडल के अध्यक्ष जमनालाल बजाज और किसान आंदोलनकारियों को गिरफ्तार कर लिया गया। कब गिरफ्तार किया गया? 12 फरवरी 1939 को प्रजामंडल आंदोलन के अध्यक्ष जमनालाल बजाज को। फिर मार्च 1947 में हीरालाल शास्त्री ने गठित लोकप्रिय मंत्रिमंडल के किसानों की मांगों पर विचार किया गया था। लालबाग बेगार पर रोक कर किसानों को राहत दी गई। नेक्स्ट वीडियो में मारवाड़ किसान आंदोलन पढ़ेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।